बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपको 14 अगस्त थी कल, उसकी बहुत बहुत मुबारक। और कोशिश करें कि पाकिस्तान को बेहतर बनाएं, इसमें जो कानून है उस उसके ऊपर अमल करें और अच्छा शहरी बने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है मियोसिस। अब इससे पहले हम माइटोसिस को पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हमने बात की थी कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा और आगे दो डॉटर सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगा। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि ये अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इसने डिवाइड होना है और आगे चार डॉटर सेल्स के अंदर इसने तकसीम होना होता है। अब ये कैसे होता है? अ, अगर हम कहें कि इस पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 46 हैं, तो आगे जो इसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे दो, इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? हाफ होंगे। जबकि माइटोसिस के अंदर हमने कहा था कि वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो पहला काम हुआ जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हुआ और दो डॉटर सेल्स बने, इसको हम बोलते हैं मियोसिस वन का नाम देते हैं। तो एक नाम इसको और भी हम देते हैं, याद रखने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इसको हम रिडक्शन फेज का नाम भी देते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इधर देखें 46 है, तो इधर हमारे पास कितने रह गए? 23। अच्छा, फिर इसी तरह से इसकी फर्दर एक और मियोसिस होनी होती है जिसको कि हम नाम देते हैं मियोसिस 2 का नाम देते हैं। और ये सेम टू सेम आगे जाके हम देखेंगे कि ये माइटोसिस की तरह होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर 23 है, तो इनसे बनने वाले जितने भी डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब 23 ही होंगे इनकी तरह के। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। मियोसिस की सबसे पहले डेफिनेशन है। इसमें मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो मियोसिस में हाफ हो जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की तादाद कम होकर कितनी रह जाती है? हाफ रह जाती है। अब ये इसमें थोड़ा सा मैंने जनरल सा आपको ओवरव्यू भी दिया। अब फर्दर इसको डिस्कस करने से पहले कि ये कैसे होती है, इसमें क्या क्या फेजेस होती हैं, आपको दो टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। एक है डिप्लॉयड और एक है हमारे पास हेप्लॉयड। ऐसा सेल जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में हो। जैसे ये इधर मैंने डायग्राम के अंदर बनाया, ये हमारे पास सेल है और सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में है। तो जो पेयरिंग क्रोमोसोम होगा इसको हम क्या नाम देंगे? डिप्लॉयड कहेंगे। पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम का एक पेयर है जिस सेल में होगा उसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। इसी तरह से दूसरी टर्मिनोलॉजी है हेप्लॉयड। अब हेप्लॉयड क्या? ऐसा सेल जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो, बल्कि जस्ट एक ही हमारे पास क्रोमोसोम हो अलग फॉर्म के अंदर। तो इधर हम लिख लेंगे नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें कोई भी पेयर हमें नजर नहीं आएगा। अगर किसी सेल में क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर जो या सेल जो है ये क्या है? हेप्लॉयड सेल है। और जिस ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो इसको हम डिप्लॉयड का नाम देते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो डिप्लॉयड है इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हेप्लॉयड जो है इसको हम 1n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने माइटोसिस की डिफरेंट फेजेस को देखा था, अब इसकी भी मियोसिस की भी हमारे पास डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो फेजेस को डिस्कस करने से पहले ये जो मियोसिस था इसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था? जर्मन साइंटिस्ट है ऑस्कर हर्टविग। 1876 के अंदर इसने मियोसिस को पेश किया था। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि मियोसिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हम जो पहले देखेंगे वो हम मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे इधर भी मैंने आपसे बताया कि इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? मियोसिस 1 में हाफ हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है या इसके अंदर हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है
आगे जो नए सेल्स बनेंगे ये एक सेल बन जाएगा और ये दूसरा सेल बना, दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हेप्लॉइड हो जाएंगे। उनकी तादाद कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि हेप्लॉइड हाफ, एच फॉर हेप्लॉइड एंड एच फॉर हाफ, इधर से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे हमने माइटोसिस के अंदर कहा था कि 4 फेजेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेम इसी तरह से मियोसिस 1 की भी 4 ही फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन क्योंकि मियोसिस 1 हम स्टडी कर रहे हैं तो सारों के साथ 1 1 हम लगाते जाएंगे, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1। तो अब मियोसिस 1 की जो सबसे पहली फेज है इसको हम कहते हैं प्रोफेज 1। अब इसमें क्या होगा, सेम लाइक जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था कि ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है ये इसके अंदर क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल है। तो ये इसमें डियर स्टूडेंट्स क्रोमाटिन मटेरियल है, या इसको जस्ट हम क्रोमाटिन्स भी कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये क्या होता है, डीकंडेंस फॉर्म में, तो अपने आप को ये कंडेंस करेगा, मतलब थोड़ा सा एक शेप के अंदर लेके आएगा और क्रोमाटिन किस फॉर्म के अंदर चला जाएगा, ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जो पहला काम हमारे पास होगा वो ये कि ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये अपने आप को कंडेंस करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके अंदर हमने चीज समझनी है, जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने क्रोमोसोम्स बनाए हैं ये आपको पेयर्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि पेयर्स को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड सेल का नाम देंगे, मतलब ये जो सेल जिसके पास ये पेयर्स की फॉर्म में ये सेल क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड या क्रोमोसोम जो है। अच्छा, अब अगर क्रोमोसोम अगर पेयर की फॉर्म में होंगे तो क्रोमोसोम्स को हम क्या नाम देंगे, वो तो हमने डिप्लॉयड सेल को कह दिया ना। तो अगर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होंगे तो इसको हम नाम देंगे साइनेप्सिस का नाम देते हैं, जिसमें दो एक ही तरह के क्रोमोसोम जुड़े हों या मिले हों तो मिलकर एक पेयर बनाएं, इसको हम क्या नाम देंगे, साइनेप्सिस का। इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहें, होमोलोगस है ना, दोनों एक ही तरह के क्रोमोसोम्स होंगे। जस्ट मैंने इधर डिफरेंट कलर इस वजह से दिए हैं समझाने के लिए, दोनों लेकिन क्रोमोसोम्स क्या है, सेम ही होंगे। अब ये जो आपके पास पेयर है इसको, ये दो एक दूसरे के साथ मिले हुए क्रोमोसोम्स को हम नाम देंगे साइनेप्सिस का। अब जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमाटिड से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2, तो दोनों के दो दो क्रोमाटिड्स को मिला के टोटल हमारे पास क्रोमाटिड्स कितनी हो जाएंगी, 4। अब ये जो 4 इधर मैंने बनाई है, 2 जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही है वो इस ग्रीन वाले क्रोमोसोम्स की हैं, और ये जो 2 ब्लू के अंदर आपको क्रोमाटिड्स नजर आ रही है वो इस ब्लू वाले क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रही। अब दोनों की जो क्रोमाटिड्स टोटल मिलाएं तो ये कितनी बन जाती हैं, 4। और फिर हम 4 को नाम देते हैं टेट्रा से टेट्राड का नाम देंगे। जैसे हम पढ़ते हैं अगर 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो उसको हम पेंटा का नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्रोमाटिड्स हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये टेट्राड बनाएंगे। कौन, क्रोमाटिड्स। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। अब ये जो क्रोमाटिड्स हैं, एक चीज इसमें और समझ लें, जैसे यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली दोनों क्रोमाटिड्स हैं ये एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, लेकिन ब्लू वालों के लिए ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगी। तो इसी तरह से ये जो ब्लू वाली है ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगी, सिस्टर क्रोमाटिड्स, लेकिन ग्रीन वाले क्रोमाटिड्स के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगी, क्रॉस करेंगी और जिप लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, जिसको कि हम क्या नाम देंगे, क्याज़मेटा का नाम देंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस जगह से ये देखें कि ये ब्लू और जो ग्रीन है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। फिर इसी तरह से अगर इस जगह से हम देखें या इसी तरह से हम इधर से देखें तो ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, क्रॉस कर रही होती, जिप लाइक हमारे पास इस तरह से ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती। अब ये पोजीशंस जहां जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही, इनको हम क्या नाम देते हैं, क्याज़मेटा का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा अब इसको मैं इधर दिखाता हूं आपको। अब क्याज़मेटा के नतीजे में क्या होगा, अब ये जो ग्रीन है इसका कुछ पार्ट इधर ब्लू वाली के पास चला जाएगा, इसी तरह से जो ब्लू है उसका जो कुछ पार्ट है वो किसके पास आ जाएगा,
ग्रीन वाली के पास आ जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन थी तो इसके अंदर ये अब ब्लू वाली का कुछ पार्ट आ गया, इसी तरह से ये नीचे वाली साइड के ऊपर भी आ गया। इस जबकि ये जो हमारे पास ब्लू थी इसके अंदर ये ग्रीन का कुछ पार्ट आ गया और इधर भी हमारे पास ये ग्रीन का। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का तबादला हुआ कि इसने अपने जीन जो थे वो जैसे ग्रीन वाली ने ब्लू को दे दिए और ब्लू वाली ने अपने जीन जो थे वो तबादला कर लिए ग्रीन वाली के साथ। तो इस प्रोसेस को, ये जो जेनेटिक मटेरियल का तबादला है, डेट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अगर इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है तो हम इसको कहेंगे कि इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, क्रॉसिंग ओवर कौन सा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ तबादला करेंगी या एक्सचेंज करेंगी। अब इसके जीन्स उसके पास जा चुके हैं और उसके जीन्स जो हैं दूसरे, मतलब इस तरह से हम कहेंगे ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके जीन आपस में शफल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, बाकी का जो प्रोसेस है प्रोफेज 1 का वो सेम टू सेम माइटोसिस की प्रोफेज जैसा ही होगा। जैसे कि उस दिन हमने कहा था कि ये जो न्यूक्लियोलाई है ये क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। तो सेम इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियोलाई हमें नजर आना बंद हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेज 1 के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो सेम इधर भी ये यही काम होगा। फिर हमने कहा था, इधर लफ्ज लिखा है सेंट्रियोल। अब आपकी बुक में क्योंकि सेंट्रियोल लिखा है तो मैंने भी वही मेंशन किया, चेंज मैंने नहीं किया। अब हमने जो लास्ट माइटोसिस के अंदर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होते हैं, दो सेंट्रोसोम होते हैं। तो सेंट्रोसोम किस चीज से बनते हैं, सेंट्रियोल से। तो उनको सेंट्रियोल कह लें या सेंट्रोसोम कह लें, इसमें आपने डियर स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल है ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। इस वाले ने इधर को मूव करके आ जाना है और इस वाले ने मूव करके इधर को आने की कोशिश करनी। जैसे कि ये वाला मैं कहता हूँ कि यहाँ तक आ चुका है और इसी तरह से ये वाला इस पोल तक पहुंच चुका है, इधर से हम इसके रेस कर देंगे और ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मैंने रेड से बनाई है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। तो अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इसमें क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की जानब चले जाएंगे और फिर इन्हीं सेंट्रियोल से क्या चीज प्रोड्यूस होगी, स्पिंडल फाइबर जो है ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि ये आपको ये वाली नजर आ रही है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख देता हूँ, दीज आर द स्पिंडल फाइबर। अभी ये बाकी फेजेज इसकी रहती हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था तो मैंने कोशिश की इसको हम 2 हिस्सों में कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।